हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, आपकी एक बहुत बेहतरीन सी क्लास चल रही थी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से हम लोग दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे थे और कुछ शक्तियों को लेकर मैंने उनके कार्य व शक्तियों को लेकर बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, यानी मुख्य न्यायाधीश के कार्य व शक्तियों को लेकर बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरी पिछली क्लास दोस्तों नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे की दोस्तों आज की क्लास शुरू होगी। ठीक, तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और आज की क्लास सभी लोगों के साथ हम सब लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसी के आगे ये मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी लोग जुड़े हो आ जाइए, चलिए बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शक्तियां व कार्य, जिसमें से पहली दोस्तों जो शक्ति है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब ये क्या होता है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? मतलब सुप्रीम कोर्ट का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई कर सकता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह सीधे किसी मामले की सुनवाई कर सकता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। ठीक दोस्तों, सीधे सुनवाई कर सकता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। और दोस्तों ये क्षेत्राधिकार दो प्रकार के होते हैं, दो, जिसमें से पहला दोस्तों आपका प्रकार है अंत्यात्मिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अंत्यात्मिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। दोस्तों एससी वो ना समझना, कास्ट वाला, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से मतलब है जिनकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जैसे क्या? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। जैसे भारत सरकार, ठीक है, या एक से अधिक एक या राज्यों के मध्य कभी भी अगर विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है तो इसमें केवल सुनवाई का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये उनका अधिकार क्या कहलाएगा दोस्तों? आत्यांतमिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मतलब वो मामले आते हैं जो भारत सरकार से संबंधित हो या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो गया और किसी भी चीज को लेकर दोस्तों हो सकता है, तो वो मामले सुप्रीम कोर्ट के इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरी दोस्तों बात करें तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई। ठीक है ना, मान ले दो पक्ष एक तरफ हो जाए, दो राज्य एक तरफ हो जाए और उनमें विवाद चल रहा है तो नहीं सुलझता, तो ये अधिकार किसके पास है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये अधिकार क्या? उसका क्या कहलाएगा? अंत्यात्मिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की क्या सुनवाई, क्या अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके बाद दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पहला पॉइंट आप लोगों ने ये देखा, और इसी का दूसरा प्रकार क्या है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से मतलब दोस्तों वे मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुनवाई कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। और पहला वाला दोस्तों जो था अंत्यात्मिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें केवल और केवल कौन सुनवाई करता था? सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा जो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वे मामले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुन सकते हैं, इसमें वो आते हैं जैसे मूल अधिकारों से संबंधित मामले। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत क्या हाई कोर्ट जाता है ना, तो वही चीज है। तो ये इनका जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों क्या कहलाएगा? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। यानी वे मामले आते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सुन सकता है, जैसे मूल अधिकार से संबंधित मामले। ठीक है ना, मूल अधिकार से लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह जाते हो ना, और यही दोनों दोस्तों क्या इस पर सुनवाई करते हैं। ठीक, तो ये आपका था कौन सी पहली शक्ति थी?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखा, यानी वे क्षेत्राधिकार जिसके तहत किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। ये दो प्रकार के थे दोस्तों, अंत्यात्मिक प्रारंभिक और समवर्ती, और दोनों आपने अच्छे से देख लिए। ठीक दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की शक्ति को लेकर बात करते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पहले चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ये परामर्शी क्षेत्राधिकार किस प्रकार की शक्ति होती है। वैसे तो आप लोग दोस्तों इसका अर्थ समझ रहे होते, परामर्शी का मतलब होता है परामर्श, लेना, ठीक, या देना, वही मतलब हुआ। तो इस प्रकार की शक्ति देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है परामर्शी क्षेत्राधिकार। क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। वर्डिंग देखना दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब दोस्तों ये हुआ, अनुच्छेद 143 में कहा यह गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति माने या ना माने वो उसकी मर्जी, यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकती मनवाने के लिए, नहीं आपको मानना है, वो माने या ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है। ठीक, ये पहली पॉइंट लिखी हुई, राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व, वर्डिंग दोस्तों देखिएगा, संविधान के लागू होने के पूर्व, यानी संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसके पहले क्या था? इसके पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में, यानी संविधान लागू होने से पूर्व अगर देशों के साथ या विदेशों के साथ अपने देश ने कोई संधि या समझौता किया होगा, ठीक है ना, अगर उनमें कोई विवाद उठता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी सम्मति जानने के लिए राष्ट्रपति क्या भेज सकता है। समझो दोस्तों, जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले की अगर कोई संधि या समझौता है, ठीक है ना, जैसे अपने देश ने किसी देश के साथ 26 जनवरी 1950 से पहले कोई संधि या समझौता कर लिया है, तो अगर उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई विवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति दोस्तों उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट की सम्मति जानने के लिए उसके पास भेज सकता है। ठीक दोस्तों, ये उसकी क्या है? परामर्शी क्षेत्र का अधिकार है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, अगर कोई विवाद होता है संधि समझौते में, कब? संविधान के लागू होने से पूर्व जो हुई थी, तो राष्ट्रपति उन विवादों को सुप्रीम कोर्ट के पास, ये लिखा हुआ है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया गया। दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, जिनको आईएएस का प्री एग्जाम निकालना है, सेम ये वर्डिंग आपकी ऐसे ही आएगी वहां पर कथन कारण में, ठीक है ना, लिखा होगा परामर्श क्षेत्राधिकार भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है दोस्तों, सेम देखिएगा वर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया है। इस वर्डिंग को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आईएएस के प्री में ऐसे ही कथन बनेंगे। भारत में यह प्रावधान दोस्तों कहां से प्रेरित है? कनाडा से लिया गया है। कौन सा? परामर्श क्षेत्राधिकार कहां से? कनाडा से। और इन चीजों को दोस्तों अंडरलाइन लिखकर बकायदा अच्छे से नोट्स बना लेना आप दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब यही दोस्तों बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इन चीजों को अच्छे से बना लीजिए। तो ये आपकी थी कौन सी? परामर्श क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट की परामर्श क्षेत्राधिकार की शक्ति। ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों अगली शक्ति सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारों का संरक्षक। ठीक, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मतलब अनुच्छेद 32। मैंने दोस्तों जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन करता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने मौलिक अधिकार की वीडियो देखी होगी तो आप लोग तुरंत ये वर्डिंग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 32 के तहत है मूल अधिकारों का संरक्षक। क्या दोस्तों, जरा देखिएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, ये लिखा हुआ दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षक हेतु रिट जारी की जाती है। ठीक है ना, ये मतलब हुआ जैसे कोई व्यक्ति आप अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, हनन करता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करता है, और ये रिट है और पूछता है भैया किस अधिकार से। ठीक, कौन सी रिट है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है उत्प्रेषण, तीसरी है अधिकार परीक्षा, चौथी है दोस्तों परमादेश, पांचवी है प्रतिषेध। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर जी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध क्या होता है? ठीक, तो दोस्तों इन चीजों को मैंने बता दिया हुआ है। अगर आप लोग इन चीजों को जानना चाहते हो तो आप लोग मेरा मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 देख लेना। मैंने इन्हीं पांचों रिटों को बहुत डिटेल से बताया हुआ है दोस्तों, आप लोग वहां पर देख लेना। ठीक है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अनुच्छेद 32 के तहत वो इतने प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है ना, अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकारों के व्यक्ति का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु ये रिट जारी की जाती है। इनको दोस्तों अगर आपको डिटेल से देखना तो आप लोग मेरा मौलिक अधिकार का वीडियो देख लेना, उसमें अनुच्छेद 32 जो लिखा होगा उसी में दोस्तों मैंने ये पांचों रिट बहुत डिटेल से बताई हुई है। ठीक, तो ये आपकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की आखिरी शक्ति थी। इसके बाद कुछ फैक्ट चीजें बची हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के या मुख्य न्यायाधीश में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, और यहीं से चैप्टर ये दोस्तों आखिरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। ठीक दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, जिसे बोला जाता है हीरालाल जे कानिया, यानी एच.जे. कानिया थे। इसके बाद भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे दोस्तों। ठीक है ना, भारत के क्या प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश, तो भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। रामास्वामी ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे, रामास्वामी ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। ठीक है ना दोस्तों, रामास्वामी हमारे ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में क्या दोस्तों प्रस्ताव लाया गया। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे। ठीक है ना, कितने? 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश यानी कितने दिन दोस्तों? 18 दिन। कौन थे? कमल नारायण सिंह थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कमल नारायण सिंह थे। फातिमा बीबी जो केरल की थी दोस्तों, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। वर्डिंग दोस्तों, इसके बाद नीचे दोस्तों देखना, के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम दलित वर्ग के क्या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दलित वर्ग के। कौन से थे दोस्तों? के.जी. बालकृष्णन। ठीक, चलिए एक बार और देख लेते। सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों।
रामास्वामी ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। सबसे लंबे समय तक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। कितने? 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। सबसे कम समय तक दोस्तों कमल नारायण सिंह थे और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके बाद केजी बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित वर्ग के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों आपने न्यायपालिका में एक टॉपिक देख लिया, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश। कल दोस्तों डिटेल से बात करेंगे हाई कोर्ट को लेकर, उनकी क्या क्या कार्य शक्तियां, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोग जो ये लिखा हुआ है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नीचे क्या आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों नीचे से? तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। ठीक, चलिए दोस्तों कल की जो क्लास होगी बेहतरीन से हाई कोर्ट को लेकर दोस्तों बात करेंगे डिटेल से। अगर दोस्तों जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, आप लोग पढ़िए सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी किसी बिंदु पर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछिए, कमेंट करिए और मैं आपके आंसर देने के लिए तत्पर यानी तुरंत क्या तैयार हूं दोस्तों। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग हमारे भाई बंधु जो भी जिस सब्जेक्ट या जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि उन पर उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।